हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और उसी के साथ मैं लेकर आ चुका हूं यूनिट 2। जी हां, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट की एमबीए फाइनेंस का सब्जेक्ट है। एमबीए थर्ड सेम में है एकेटीयू में, और बीबीए में भी ये सब्जेक्ट आता है, बीकॉम में भी पता चला है, और एमकॉम में भी है ये सब्जेक्ट। और यूजीसी नेट में इस सब्जेक्ट के 4 क्वेश्चंस तो कम से कम टैक्स मैनेजमेंट के पूछे ही जाते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, है ना, मैनेजमेंट के लिए नहीं। ठीक है, बेसिकली ये रेशो रहता है। तो आइए देख लेते हैं अपन यूनिट 2। और कैसे हैं आप सभी, मस्त होंगे, ऐसा ही आशा चल रहा है। ठंड के अभी मजे ले रहे हैं और एग्जाम की भी तैयारी उस तरीके से आपकी चल रही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक इसके अंदर निकल कर आया है वो है एसेट्स अलोकेशन एंड गाइडेंस फॉर एसेट्स अलोकेशन। अब ये एसेट्स अलोकेशन है क्या, ठीक है, पहले ये बेसिक स्ट्रैक्ट करेंगे अपन। ऑलरेडी मैं इसका फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत डीपली बेसिक बता चुका हूं, लेकिन अब इसके अंदर फाइनेंशियल एडवाइजर एसेट्स अलोकेशन का मतलब क्या है। इट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट अटेम्प्ट्स द बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ऑफ बाय एडजस्टिंग द परसेंटेज ऑफ ईच एसेट्स। अब सर कहना क्या चाहते हो, कुल मिला के एसेट्स अलोकेशन है क्या। देखिए, जो एसेट्स अलोकेशन की बात हो रही है यहां पर, इसका मतलब है कि जो पैसा मेरे पास है, मान लेते हैं मेरे पास 10 लाख रुपए है। कितना है? 10 लाख रुपए। इसको मेरे को इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। अब उसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड भी है। अभी तक कॉमर्स के स्टूडेंट एसेट समझ रहे थे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक बैलेंस, है ना, यही 4-5 चीजें। गुडविल भी समझ रहे थे, टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स यही समझ रहे थे। लेकिन यहां पर जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर बनने जाते हैं, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं, जब फाइनेंशियल प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, सॉरी, तो यहां पर एसेट्स का मतलब बदल जाता है। मतलब कि एसेट्स वो जो हम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं। यहां पर हमारे पास म्यूचुअल फंड है, यहां पर हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में आ गई आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आप कोई लैंड लेंगे वो हो सकता है, प्लांट ले सकते हो, कोई मशीन भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहां पर एसेट्स का मतलब अपने इन्वेस्टमेंट से ही, यानी कि भविष्य में मेरे को इसको सेल करना है या यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड हो गया आपका, स्टॉक हो गया। स्टॉक यहां पर गुड से नहीं है, स्टॉक मतलब शेयर से है, ठीक है। डेरिवेटिव्स मार्केट हो गया, एन नंबर्स ऑफ द ऑप्शन है। बॉन्ड हो गए हमारे, ठीक है, सोविनियर बॉन्ड अभी गोल्ड के निकले हुए हैं जैसे, ठीक है। इसके अलावा अपने डेरिवेटिव्स मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर्स मार्केट हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गई, आरडी एफडी हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया हमारा, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया हमारा, सेविंग अकाउंट में बैलेंस हो गया हमारा, और हमारी लिक्विड एसेट्स हो गई। लिक्विड का मतलब जो अभी मेरे पास कैश में रखा हुआ है। तो यहां पर एसेट्स अलोकेशन में हम ये सीखते हैं, क्या सीखते हैं कि ये इतने सारे जो टर्मिनोलॉजी है, मींस सॉरी, हाँ, इतनी सारी जो टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा वो इको में चला गया था, माफी चाहूंगा। हाँ, इतनी सारी जो टर्मिनोलॉजी है, इनमें मेरे को किसके अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, मींस मेरे को शेयर्स में कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे को शेयर्स में कितना इन्वेस्ट करना है, मेरे को बिल्डिंग में कितना पैसा लगाना है, मेरे को यदि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं या किसी पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कितना इन्वेस्ट करूंगा, मैं स्टॉक में कितना इन्वेस्ट करूं, शेयर, चलो स्टॉक सेम हो गए तो मैं डिबेंचर ले लेता हूं, यहां पर डिबेंचर में कितना इन्वेस्ट करूं, ठीक है। मैं अदर जो थिंग्स हैं उसमें कितना इन्वेस्ट करूं कि मेरा रिस्क भी कम रहे और मैक्सिमम अर्निंग भी मुझे मिल सके। एक बेसिक रूल है, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन। लेकिन कि मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं, आजकल क्रिप्टो भी चल रहा है, तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं तो इन्वेस्टमेंट कहां, कितना, क्या करा जाए, ये ही सारी चीजें कहलाती है एसेट्स अलोकेशन। मींस कि मेरी 100% का मान लेते हैं किसी ने 40% जो है वो फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है,
20% जो है वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। फिर 20% जो है उसकी फिक्स एफडी करा रखी है, बैंक में एफडी पोस्ट ऑफिस में करानी है, बैंक में करानी है, कौन सी बैंक में करानी है, प्राइवेट बैंक में करानी, गवर्नमेंट में करानी है, या मैं उसकी एलआईसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कोई 10% जो बच गया मैं एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मींस के कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, कोई कैशबैक गारंटी की स्कीम लेना चाहते हैं, या और जो बच गया है 10% इसका मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया। ये हमारा कहलाता है एसेट्स अलोकेशन। समझ में आया? मतलब यहां पर एसेट्स अलोकेशन का मतलब उस एसेट्स की जगह से नहीं है, यहां पर एसेट्स का अलोकेशन का मतलब जो इन्वेस्टमेंट का मेरे पास अमाउंट है। देखो इसकी जो बेसिक अगर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से जाएंगे तो मतलब अलग निकलता है, लेकिन इस सब्जेक्ट में इसका मतलब है कि जो मेरे पास बेसिकली अमाउंट है 100% 10 लाख रुपए, उसका मैं कहां कहां यूटिलाइजेशन करूं जिससे मुझको रिस्क क्या हो, मिनिमम हो, और इनकम क्या हो, मैक्सिमम हो। इसी को क्या बोलते हैं? एसेट्स अलोकेशन बोलते हैं। बताओ, ये पूरी थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। रिस्क रिड्यूस करना है। ऑलरेडी इसका पीपीटी अभी मैं थोड़े समय में अपलोड कर दूंगा, आज ही शाम तक इसकी अपलोड हो जानी चाहिए, ठीक है। कर दूंगा मैं, निश्चिंत रहिएगा। 3 यूनिट की तो अपन कर ही देंगे, मतलब पीपीटी अपलोड और वीडियो भी। अब ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। बुकिश है ये क्लासिफिकेशन इन द नेचर ऑफ एसेट्स है, मींस क्या हो सकता है, करंट एसेट्स आपकी टेंजिबल एसेट्स भी हो, ठीक है। एक टाइप दूसरे टाइप के ऊपर क्या कर सकता है, ओवरलैप कर सकता है, इसलिए केवल इसके नेचर के अकॉर्डिंग इसका बताया गया है। करंट एसेट्स किसको कहते हैं? जो एसेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होती है। शॉर्ट टर्म का मतलब 6 मंथ या 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर में हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कैश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि बिल्स जो मेरा रिसीव होना था, किसी को मैंने उधार सामान दिया, वो मेरा शॉर्ट टर्म एसेट्स कहलाएगा, करंट एसेट्स कहलाएगा। इसके अलावा आप कह सकते हो कि मैंने किसी को प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए हैं, वो भी मेरा करंट एसेट्स के अंदर आता है। जो 6 महीने या 1 साल मैक्सिमम, 6 महीना कहा जाता था, अब 1 साल मान लेते हैं, 1 साल के भीतर में क्या कर लूंगा, इनकैश कर लूंगा, वो करंट एसेट्स कहलाएगी। क्लियर हो गया? सेकंड है फिक्स्ड एसेट्स। अब ये फिक्स्ड एसेट्स क्या है? ये लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन के लिए होती है और इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये फिक्स्ड एसेट्स में आते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं किसी फिक्स्ड एसेट को खरीदता हूं, मान लो कि कोई बिल्डिंग है, उसको मैंने 1 महीने खरीद के बेच दिया, 1 महीने के अंदर ही उसका सौदा कर दिया, तो वो करंट एसेट्स का टाइप हो जाएगी क्या सर? हो जाएगी, क्योंकि जो मैं एक कम समय के लिए अंदर बेच देता हूं, करंट एसेट्स बोला जाता है 6 महीने से कम के समय का, और फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है ऐसी प्रीमाइसेस जो मूव नहीं कर सकती। यानी दोनों बातें एक हो जाती है जब, अगर मैं फिक्स्ड एसेट में, फिर रिपीट कर रहा हूं, कॉमर्स के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनको यह सिखाया गया कि करंट एसेट्स है कैश स्टॉक, है ना। क्यों बोला जाता था? क्योंकि 6 महीने के अंदर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन अगर फिक्स्ड एसेट को भी 6 महीने के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे तो उसको करंट एसेट्स में गिन सकते हैं, अपन कंसीडर करा जा सकता है। लेकिन हम कोई बिल्डिंग खरीदेंगे, प्लांट खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, तो उसको लॉन्ग टर्म यूटिलाइजेशन के लिए कहते हैं, इसलिए फिक्स्ड एसेट्स को नॉर्मली लॉन्ग टर्म एसेट्स बोला जाता है। तो सर सही क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है ना कि सर सही क्या है, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करना मेरा मतलब नहीं है। सही यह है कि 6 महीने और 1 साल के भीतर, 6 महीने से लेकर 1 साल के भीतर जो हम कैश में कन्वर्ट कर ले, करंट एसेट्स और शॉर्ट टर्म एसेट्स है। जो इससे ज्यादा समय तक के लिए रखे वो फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स है। क्लियर हो गया? अब टेंजिबल एसेट, जो एसेट्स मुझे दिखाई देती है, जैसे कैश, बिल्डिंग, प्लांट, टेंजिबल एसेट्स है, दिखाई देने वाली चीजें टेंजिबल एसेट्स हैं, ठीक है। हाँ, अगले साइड में चलते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स जो मुझे दिखाई नहीं देती लेकिन है, जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल। गुडविल किसी की दिखाई देती है, वोडाफोन और आइडिया का विलय हुआ, क्या हुआ? विलय हुआ। या जियो ने किसी छोटी कंपनी को खरीदा। अब कोई बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को खरीदती है तो उसकी सारी फिक्स्ड एसेट्स तो खरीदती है, लेकिन उसके साथ में उसकी गुडविल का भी उसको चार्ज देना होता है। दिस इज द वन काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट। यानी इंटेंजिबल क्या है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट। अब किसी का मैंने कॉपीराइट लिया है, वो कागज है, लेकिन कितना है, क्या है वर्थ, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसके लिए क्या कहा जाता है? कॉपीराइट, परमिट, ट्रेडमार्क, सारी इंटेंजिबल एसेट्स। अब ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग एसेट जिनसे व्यापार चलता है, लाइक कैश, बिल्डिंग, मशीन,
यानी कि इनकी हेल्प से मैं क्या कर पा रहा हूं, ऑपरेट कर पा रहा हूं। मतलब इनका जब यूटिलाइजेशन होता है, जैसे इसकी बुकिश डेफिनेशन पे जाएंगे, एसेट्स लाइक कैश, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, एक सेकेंड, हाँ, इक्विपमेंट, कॉपीराइट, गुडविल, स्टॉक आर टर्म टू ऑपरेटिंग एसेट्स। टिपिकली सच एसेट्स आर यूज्ड टू जनरेट रेवेन्यू। इनका क्या ये काम हो रहा है, इनका काम है मेरा रेवेन्यू जनरेट करने का, इसलिए ये ऑपरेटिंग एसेट्स में है। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स आर दोज ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस डेली ऑपरेशन as tend to generate significant revenue. Some of the best example of non operating assets short term investment. ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने एक लैंड ले लिया, अब इसका कोई मैं यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा हूं, इसको रख रखा है मैंने, 10 साल बाद बेचा लैंड, 10 साल बाद उस लैंड को मैंने सेल कर दिया। वो कौन सी एसेट्स है मेरी, नॉन ऑपरेटिंग। जिसका मैं यूटिलाइजेशन करता हूं वो ऑपरेटिंग एसेट, जिसका यूटिलाइजेशन ना करूं वो नॉन ऑपरेटिंग। चलो फिर से रिवाइज कर लेते हैं ना। करंट एसेट्स जो 6 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, 6 महीने से 1 साल के भीतर कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो करंट एसेट्स। जो हम लंबे समय के लिए यूटिलाइजेशन के लिए रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, वो फिक्स्ड एसेट्स है, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। करंट एसेट में कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सारी करंट एसेट्स हो गई। नेक्स्ट है अपना टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट जो दिखाई देती है जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल एसेट्स जो एसेट्स है लेकिन दिखाई नहीं देती, जैसे गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गई, कॉपीराइट हो गई, ठीक है। ऑपरेटिंग एसेट्स जिनसे मैं ऑपरेट करता हूं और रेवेन्यू जनरेट करता हूं, जैसे मेरी बिल्डिंग हो गई, मेरा प्रीमाइसेस हो गया, है ना। नॉन ऑपरेटिंग जो मैंने एसेट्स खरीद रखी लेकिन वहां पर कोई ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं चलती, यानी कोई व्यापार नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता, वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीद रखा है, जैसे एक लैंड हो गया, ठीक है। अगर बिल्डिंग भी मैं नॉन ऑपरेटिंग पर्पज से, अगर वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो भी वो नॉन ऑपरेटिंग के अंदर आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये है रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स। यानी कि रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट्स क्या कहती है कि हमको हर एसेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो होता है रिस्क रिटर्न। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमेशा कमा के देगी, प्लांट हमेशा कमा के देगा, लैंड हमेशा कमा के देगा। यानी कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स होती है लॉन्ग टर्म के लिए, इनमें रिस्क क्या होता है, कम होता है, यूजुअली कम होता है। बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, बिल्डिंग जमीन में समा गई, भूकंप आ गया तो वो कमा के नहीं दे रही, बल्कि लैंड आपको हमेशा कमा के देता है, ठीक है। जबकि एक रिस्क पैरामीटर होती है, शेयर मार्केट कमा के देगा, नहीं कमा के देगा, म्यूचुअल फंड कमा के देगा, नहीं कमा के देगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इन द एसेट्स एलोकेशन प्लानिंग द डिसीजन इज अबाउट द स्टॉक वर्सेस द बॉन्ड्स इन द वर्क पोर्टफोलियो, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। सिंप्लीफाइंग द स्टॉक, ठीक है। तो रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम क्या सीखते हैं एसेट्स में कि एक है स्टॉक और एक है बॉन्ड। बॉन्ड और स्टॉक में क्या डिफरेंस है यहां पे समझा देता हूं। देखो बार बार ये वर्ड आएगा, स्टॉक जो है वो हम शेयर को ही बोल रहे हैं, यहां पर किसको बोल रहे हैं, शेयर को ही बोल रहे हैं। और बॉन्ड एक पेपर होता है जो गारंटेड रिटर्न देता है। बॉन्ड क्या, एक तरीके का बॉन्ड है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने सोविनियर बॉन्ड गोल्ड के निकाल रखे हैं जो गारंटेड 5% का रिटर्न दे रहे हैं, और वो टैक्स फ्री रहेगी इनके इनकम। जब ये रिडीम होंगे तो टैक्स फ्री इनकम रहेगी, ठीक है। तो इसमें रिटर्न जो है वो फिक्स्ड है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। 5% रिटर्न होता है, 8% रिटर्न होता है, 7% रिटर्न होता है। जबकि शेयर मार्केट के अंदर ऐसा कोई लेना देना नहीं। शेयर मार्केट में आपका नेगेटिव में भी रिटर्न आ सकता है और पॉजिटिव में भी रिटर्न आ सकता है, डिपेंड करता है आपने कौन से स्टॉक, कौन सी कंपनीज और आपकी क्या पोजीशनिंग आपने उसके अंदर हायर की। तो ये अलग मार्केट है, ये अलग मार्केट है। जब आप बॉन्ड के ऊपर जा रहे हो तो इसमें रिस्क क्या है, लेस है, रिटर्न भी इसीलिए लेस है। स्टॉक में रिस्क भी हाई है और रिटर्न भी हाई है, ठीक है। और क्या होना चाहिए हमारा, अगर रिस्क लेस करनी है हमको तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है विविधता। जब भी हम एसेट्स की एलोकेशन कर रहे हैं, यदि आप एक फाइनेंशियल प्लानर है, आपके पास कोई 10 लाख का फंड लेकर आता है, तो आप ये मत करिए कि सर आप 10 लाख का पूरा म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए, बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल नहीं। भले आपने म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाई ले रखे हो, म्यूचुअल फंड में आपके स्मॉल कैप कंपनी भी हो, मिड कैप कंपनी भी हो, लार्ज कैप कंपनी भी हो। कल सारे मार्केट पिट गए, लार्ज कैप कंपनी भी पिट गई, मिड कैप भी पिट गई, स्मॉल कैप भी पिट गई। क्यों, कोरोना वायरस का इफेक्ट लोगों को लगने लगा। कल की ही न्यूज है कि सारा स्टॉक मार्केट में 4 महीने की सबसे ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। तो उस समय म्यूचुअल फंड कोई सा भी ले रखा हो वो गिरना तय है, ठीक है। भले वो डिविडेंड फंड हो, भले वो स्मॉल कैप का हो, मिड
मिड कैप का हो, टॉप 100 हो, ये हो वो हो, पूरे दुनिया के मार्केट गिरे, तो म्यूचुअल फंड में आप उसको 10 लाख नहीं लगवाएंगे, आप उसके शेयर्स में भी 10 लाख नहीं लगवाएंगे, आप उसकी टोटल कहेंगे भी नहीं कि बिल्डिंग ही खरीद लो 10 लाख की, आप ये भी नहीं करेंगे कि एक लैंड दिलवा दें उसको, ठीक है, कि एक 10 लाख का आप पूरा का पूरा एक लैंड ले लीजिए। 10 लाख का उसका टोटल पोर्टफोलियो, याद रखिएगा 10 लाख का उसका क्या है, टोटल पोर्टफोलियो है, यहां पर 10 लाख ही नहीं है, टोटल 10 लाख है उसके पास। तो आपको कुछ रेशो उसका म्यूचुअल फंड में रखना होगा, कुछ रेशो शेयर्स में रखना होगा, कुछ रेशो आपको सोचना होगा कि बिल्डिंग इसको सस्ती कहां से मिल सकती है, कुछ लैंड के लिए उसको तैयार करवाना होगा, कुछ उसको एफडी आरडी में रखवाना होगा, जिससे क्या होगा, उसके एसेट्स एलोकेशन से डाइवर्सिफिकेशन होने के कारण उसकी रिस्क मिनिमम होगी। अगर मान लेते हैं कि एक शेयर गिर गया, अब लोग शेयर में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कैसे, कुछ स्मॉल कंपनी के ले लिए शेयर, कुछ मिड के ले लिए, कुछ लार्ज के ले लिए, और कहा कि ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन तो है, लेकिन आपने शेयर मार्केट में ही डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, आई रिपीट, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, जब तक आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट पूरा भी गिर सकता है। अगर मेरे को एकदम से पैसा कल की आवश्यकता थी, अगर कल की दिन की बात करें, है ना, कल की आवश्यकता थी फ्राइडे को कि मेरे को पैसा चाहिए था स्मॉल से, मिड से, लार्ज से, तो कल के दिन में पैसा नहीं निकाला जा सकता था, ना किसी भी मार्केट से निकाला जा सकता था, क्योंकि कल बिकवाली का दिन था और मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुआ। तो यहां पर वो बंदा फंस जाता है। अगर वो बंदा लॉन्ग टर्म के लिए डील कर रहा है तो अब आप यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन केवल एक पोर्टफोलियो को मेंटेन करके कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ फाइनेंशियल प्लानर आपको सारे प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए, उसके पास एफडी भी होनी चाहिए, आरडी भी होनी चाहिए, उसके पास पीपीएफ का भी कुछ अकाउंट होना चाहिए, उसके पास अपना सुकन्या समृद्धि योजना का भी अगर कोई है तो वो भी होना चाहिए। मतलब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसका हर जगह होना चाहिए, जिससे उसको मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिटर्न मिले। यही कॉम्बिनेशन तो वो आपके पास आता है, वरना उसको भी पता है इस पे इतना ब्याज मिलेगा, इस पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे ये वाली चीज है, कहां कितना पैसा यूटिलाइज करें कि उसकी रिस्क भी ना आए। जैसे कि कल मार्केट गिरा और कल ही उसको पैसे की जरूरत होती, तो अगर उसके पास कोई फिक्स डिपॉजिट होता या गोल्ड होता तो वो तुरंत उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देता। गोल्ड भी एक बेस्ट अमाउंट होता है, बेस्ट वे होता है मनी इन्वेस्ट करने का, क्योंकि सोना है वो कभी भी बिक जाता है, रात की 12 बजे भी सोना बेचने के लिए जाओगे तो वो बिक जाएगा। गोल्ड एक ऐसी चीज है, ठीक है, तो समझ में आया ना ये सारी चीजें आपको। तो यही कहलाता है रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर बेस्ट तरीका है इसको मिनिमम करने का, वो है डाइवर्सिफिकेशन। अब आ जाता है फैक्टर इन्वॉल्व इन एसेट्स एलोकेशन की। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एसेट्स एलोकेशन में इन्वॉल्व होते हैं? पहला है टाइप्स और दूसरा है फैक्टर। अब ये फैक्टर दो बार रिपीट हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि कुछ जगह तो ये बोला गया है कि इस कारण से, इस टाइप के थ्रू एसेट्स एलोकेट हो जाती है, मतलब कि ये कुछ टाइप्स बता रखे हैं, इनके थ्रू एसेट्स एलोकेट हो जाती है। और कुछ कहा गया है कि नहीं, ये टाइप्स तो ठीक है, ये फैक्टर्स ही रहते हैं मेन। तो मतलब अगर क्वेश्चन में टाइप पूछ लिया गया तो हमको ये लिखना है, और केवल फैक्टर्स पूछ लिया गया तो ये लिखना है। तो पहला अपन फैक्टर से शुरू करते हैं। फैक्टर्स क्या कह रहा है एसेट्स एलोकेशन का? पहला कह रहा है रिस्क टॉलरेंस, यानी कि उसकी क्षमता कितनी है, वो कितनी क्षमता रख सकता है। 1 लाख तक का पैसा डुबा सकता है, या 5 लाख तक का पैसा डुबा सकता है, या 50% डुबा सकता है। ये डूबने की क्षमता है, टॉलरेंस की, कहां तक वो पैसा डूब सकता है, उसका रिस्क की कैपेसिटी वही होती है जो मैक्सिमम डाउनफॉल हमको बताती है। उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसका पोर्टफोलियो प्रिपेयर करते हैं। उसका गोल, अब कोई व्यक्ति आया मेरे पास, कह रहा है सर मेरे को मेरी लड़की की शादी करानी है 5 साल के बाद, ठीक है, मेरी लड़की का एमबीए हो गया है, अब 5 साल के अंदर मेरे को उसकी मैरिज की प्लानिंग करनी ही है सर, कैसे भी उस समय मेरे को 30 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है। अभी हमारे पास सर 5 साल के पहले अभी हमारे पास 15 लाख रुपए है, तो आप ये बताइए कि पैसा डबल कैसे हो सकता है 5 साल में, और मेरे को गारंटेड पैसा चाहिए। तब उसके अंदर उसको लार्ज और ब्लू चिप कंपनी ही बता दी जाती है, तब उसको अंदर स्मॉल कैप कंपनी के अंदर नहीं फंसाना चाहिए, तब उसको म्यूचुअल फंड की टॉप कंपनी, टॉप 100 मार्केट्स के ऊपर ही छोड़ना नहीं चाहिए, तब उसको केवल ब्लू चिप कंपनी का शेयर्स बता देना चाहिए कि ब्लू चिप के म्यूचुअल फंड ले लीजिए आप, ठीक है। आप लार्ज में लेंगे, किसी सेक्टर में जाएंगे, किसी मान लेते हैं अपन डिजिटल सेक्टर्स में जाते हैं, मान लेते हैं अपन ऑटोमोबाइल सेक्टर के म्यूचुअल फंड देते हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर के शेयर्स देते हैं, तो उससे उसका गारंटेड रिटर्न नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको ब्लू चिप कंपनियां जैसे रिलायंस हो गई, विप्रो हो गई, अपने टीसीएस हो गई, इनके जब शेयर्स आप उसको अलॉट करेंगे तो एक गारंटेड रिटर्न तो रहेगा ही कि उसका पैसा जो 15 लाख है वो तो डूबेगा नहीं। हो सकता है उसको 15 के 30 में मिले, लेकिन 22-25 लाख तो उसको मिलेंगे।
70% तो उसको रिटर्न मिलेगा। ये होता है गोल फैक्टर। अब दूसरा व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा कि मेरी एज है अभी और मेरे को 20 साल बाद पैसा चाहिए। कितने साल बाद पैसा चाहिए? 20 साल बाद। उसकी एज है 24 साल। उसने कहा सर मेरे को 44 इयर्स में पैसा चाहिएगा। तो हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। तब हम उसको स्मॉल कैप कंपनी या म्यूचुअल फंड के जो थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे डिजिटल म्यूचुअल फंड हो गया, ऑटोमोबाइल के म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, किसी और सीमेंट इंडस्ट्री के म्यूचुअल फंड हो गए, कंस्ट्रक्शन के म्यूचुअल फंड हो गए, वो हम उसको पिच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डाउनफॉल आएगा लेकिन वो पिकअप भी करेंगे। डाउनफॉल आएगा, पिकअप करेंगे, तो उसमें रिटर्न ज्यादा है क्योंकि रिस्क भी ज्यादा है। और उसको पैसा कितने साल बाद चाहिए? 20 साल बाद। यानी 20 साल किसी भी एक सेक्टर का रेगुलर डाउनफॉल नहीं होता है। 5 साल के लिए डाउनफॉल आ सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन में 3 साल 4 साल बैंकिंग सेक्टर ने डाउनफॉल पकड़ा था, वापस से पिकअप पे आया, ठीक है। तो ये एक जब थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड दे रहे हो या थीम बेस्ड शेयर दे रहे हो उसको, तब ये वाली बातें अपन को देखनी होती है कि उसका गोल क्या है। टाइम होरिजन, अभी समय कैसा चल रहा है? समय अभी कोरोना का चल रहा है। यहाँ समय अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में है कि इंडियन इकोनॉमी अभी ग्रोथ करने की कंडीशन में, इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अगर यहीं पे रिसेशन हो रहा होता, यहीं पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा होता, तो उसका जो एसेट्स एलोकेशन है वो एफडी आरडी में हम ज्यादा कराते हैं। तब हम उसको कहते हैं कि आप ऐसा करिए, आप एफडी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर ज्यादा जोर मत दीजिए, आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जोर दीजिए। अगर टाइम यहां पर ग्रोथ का है तो वो बिल्डिंग भी खरीद सकता है, क्योंकि यहां पर अगर वो बिल्डिंग खरीदेगा, लैंड खरीदेगा, इसके रेट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। नेक्स्ट, उसके ऊपर लाइबिलिटी कितनी है, हाउ मच मनी ही इज सपोज टू पे, मतलब उसको कितना देना ही है, उसमें जिम्मेदारी कितने हैं, उसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली में कौन कौन है, ये सारी उसकी वर्क प्रोफाइल, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसकी सैलरी कितनी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लायबिलिटी कितनी है, ठीक है। अगर उसकी सैलरी 70,000 है और उसकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन में उसकी लायबिलिटी 60,000 है, तो उसका पास इन्वेस्टमेंट का 10,000 है। यही उसकी रिस्क टॉलरेंस कैपेबिलिटी है, और यही उसकी लायबिलिटी 60,000 हुई और रिस्क टॉलरेंस 10,000 हुई। आई होप क्लियर हुआ। और 10,000 भी वो डुबा नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है इमरजेंसी फंड के लिए रखा हो। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी एसेट्स एलोकेशन को। और अगर हम इसकी टाइप्स में देखा जाए तो कोई बोलता है कि स्ट्रेटेजी वाइज एसेट एलोकेशन होता है, कोई कह देता है भैया स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने। स्ट्रेटेजी क्या बनाई है कि मैं म्यूचुअल फंड में 10% लगाऊंगा, शेयर मार्केट में 20% लगाऊंगा, गोल्ड में 30% लगाऊंगा, बिल्डिंग में 40% लगाऊंगा, ये इसकी स्ट्रेटेजी है, यानी कि लेस रिस्की। हाई रिस्क की स्ट्रेटेजी क्या है? शेयर में ज्यादा लगाए, म्यूचुअल फंड में कम लगाए, बिल्डिंग में और कम, और गोल्ड में सबसे कम। तो हाई रिस्क की स्ट्रेटेजी जो हाई रिटर्न दे रही है। एज बेस्ड स्टडी, अभी मेरी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ग्रोथ भी हो रही है, इसमें सैलरी भी बढ़ रही है, ये एज बेस्ड हो गई। इंश्योर्ड एसेट, इंश्योर्ड का मतलब है कि फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। फिक्स्ड जो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। वो कहां मिलता है? बॉन्ड में मिलता है। कहां मिलता है? बॉन्ड में मिलता है, बिल्डिंग में मिलता है, लैंड में मिलता है। टेक्टिकल एसेट्स यानी कि व्यापारिक, टेक्टिकल, मोकियानी जगह, इसको बोलते हैं गुजराती में टर्म में मोकियानी जगह। टेक्टिकल एसेट्स का मतलब क्या है? टेक्टिकल एसेट्स का मतलब है कि वो जगह जो मार्केट रेट तो अभी उसकी 30 लाख है, कितनी है? 30 लाख है, लेकिन उस आदमी को अभी पैसे की जरूरत है, वो मार्केट रेट से 5 लाख 25 लाख में बेचने को रेडी है, लेकिन कंडीशन उसकी एक ही है कि ये पैसा उसको कैसे चाहिए? कैश चाहिए या विद इन 2 डेज चाहिए। कितने दिन में? बहुत केस ऐसे होते हैं जब लोगों को ऐसी विपत्ति हर किसी के जीवन में आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके जीवन में नहीं आती, हर 90% लोगों के जीवन में अंदर ऐसा समय आता है जब उनको सडन पैसे की जरूरत होती है कि अभी ही पैसा चाहिए। तब वो उनकी जो एसेट्स होती है 30 लाख की, उसको कम में भी बेचने के लिए रेडी है। हो सकता है वो एसेट्स उसने 10 लाख में खरीदी हो, लेकिन बहुत पुरानी खरीदी हुई। 30 लाख की अभी उसकी मार्केट वैल्यू, लेकिन उसको सडन पैसा चाहिए, कोई इमरजेंसी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई एकदम, वैसे भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा देखा जाता है। तब ये टैक्टिकल एसेट्स एलोकेशन की बात होती है। इसके अंदर वो क्या व्यक्ति क्या करता है? ये 25 लाख रुपए की तैयारी करता है। क्या करता है? तैयारी करता है, मौके ढूंढता है। वो ये देखता है, मौका ढूंढता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, है ना, जयपुर में एक मेन रोड पे जगह थी, ठीक है, करीबन 1000 स्क्वायर फीट जगह थी। उस आदमी ने बोला कि मेरे को ये 1000 स्क्वायर फीट मेन रोड की जगह है, ठीक है, 100 फीट रोड है और मेन जयपुर का रोड है।
1000 स्क्वायर फीट की जगह, और मेरे को इसको कितने में बेचना है? 1 करोड़ में बेचना है, और मेरे को पैसा कैश चाहिए और विद इन 2 डेज चाहिए। सेम कंडीशन थी, 2 दिन के अंदर पैसा चाहिए और 1 करोड़ कैश। अब मिडिल क्लास आदमी 1 करोड़ का तो लोन अप्लाई करेगा तो उसको हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते तक लग जाएंगे अप्रूवल होने में, ये करने में, फॉर्मेलिटी लेने में। मतलब 1 करोड़ किसी के पास कैश है तो वो वैसे ही रिच है, ठीक है। अब बंदों ने क्या करा, एक बंदे ने क्या करा, उसको कहीं से भी 1 करोड़ की व्यवस्था करी। इस जगह 1000 स्क्वायर फीट में 333 स्क्वायर फीट के 3 प्लॉट बनाए, इस पे कंस्ट्रक्शन करा उसने। कंस्ट्रक्शन की रियल स्टोरी बता रहा हूं, है ना, फैक्ट बता रहा हूं इसलिए। कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट करीबन उसको 15 लाख रुपए मात्र आई, जहां पे उसने केवल दुकान बनाई, इसकी नींव वगैरह डाल दी, और ओवरहेड जो चार्जेस लगे मतलब बिल्डिंग फ्रेम करने के, उसके करीबन ये 15 लाख और लगे, यानी 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए उसको 1 करोड़ के ऊपर देने पड़े, यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसका खर्चा होगा। और उसने एक दुकान की कॉस्ट रखी 50 लाख की। कितने की? 50 लाख की। और आपको यकीन नहीं होगा, केवल 7 दिनों के अंदर, क्योंकि वो प्राइम लोकेशन में थी, 3 दुकानें बिक गई, 3 दुकानें। 1 महीने के अंदर उसने कंस्ट्रक्शन करा, उसने पूरा सौदा किया, और 1 महीने के अंदर ही उसने 3 दुकानें सेल कर दी। 50, 50, 50, 1.5 करोड़ में सौदा हुआ। सीधा उसने कितना कमाया? 20 लाख रुपए कमाया। कितना कमाया? 20 लाख रुपए कमाया। अराउंड 20%, 15% अपन पकड़ते हैं, 15% उसने कमाया। लेकिन उसके लिए उसने 1 करोड़ क्या कर रखा था? उसने जोड़ के रख रखा था। उसने टेक्टिकल अलोकेशन कर रखा था कि जब जगह जरूरत होगी, मौका होगा, वो पूरा पैसा एक साथ लगाने को रेडी होगा, क्योंकि यहां पर किसी को इमरजेंसी हो गई थी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि टेक्टिकल अलोकेशन इज मीन एज कि हमको एक साथ कभी म्यूचुअल फंड, ये वो शेयर सब नहीं लेने हैं हम, वो ये बहुत ही सुप्रीम इंटेलिजेंट होते हैं। इनको पता है 10 साल बाद मेरे को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए वो पैसा जोड़ रहे होते हैं। तो ये टेक्टिकल। नेक्स्ट है डायनामिक एसेट्स अलोकेशन, यानी बार बार परिवर्तन होने वाली एसेट्स, जैसे कि कैश हो गया हमारा, यहाँ पर म्यूचुअल फंड हो गए, शेयर्स हो गए, ठीक है, डेरिवेटिव्स मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया। ये डायनामिक एसेट्स अलोकेशन में होता है, जो चेंजेबल होता रहता है बार बार। जिनका माइंड बार बार, अभी रिलायंस का अच्छा चल रहा है, रिलायंस के शेयर ले लिए, थोड़ा टाइम बाद हमें लगा विप्रो अच्छा चल रहा है, विप्रो ले लिया, उसके बाद टाटा अच्छा चल रहा है, टाटा ले लिया। तो डायनामिक यानी कि फ्लक्चुएट आप चेंज कर सकते हो जिस एसेट्स को। बिल्डिंग को आप फ्लक्चुएटली चेंज नहीं कर सकते, आज ये बिल्डिंग खरीद ली, कल वो खरीद ली, ऐसा नहीं हो सकता। तो डायनेमिक के अंदर क्या होता है, जब चेंज रेगुलर इंटरवल पे किया जा सकता है, तो वो डायनेमिक एसेट्स अलोकेशन में आता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे नेक्स्ट आगे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट्स अलोकेशन की। ये सारी बातें हमको माननी होगी। तो प्रिंसिपल बच रहा है और रिटायरमेंट प्लानिंग बच रहा है, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करते हैं, क्योंकि 28-30 मिनट का वीडियो हो गया है, लेंथ ऑलमोस्ट अपन ने कंप्लीट कर ली है एक लेक्चर की, ताकि आप परेशान भी नहीं हो, आप पे ज्यादा बर्डन भी नहीं आए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं, जिसमें मैं प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट्स अलोकेशन पे, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है। लेकिन क्या करूं, ये सब्जेक्ट आपकी कमाई देने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ एड ऑन नॉलेज दे सकूं। तो इसी के साथ मस्त रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए, और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। जय हिंद।